गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक नया लेक्चर लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। उसमें वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, 3-4 चैप्टर मतलब लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किया। आज ये जो चैप्टर है थोड़ा छोटा है और है इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट है इसमें भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताता हूँ। और चलिए चालू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है ना। तो कोई पर्सन हेल्दी है अगर बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसका जो फिजिकली है, उसका पैर हाथ सभी सही हैं, उसको हेल्दी नहीं बोलते, है ना। हेल्दी WHO के मतलब अनुसार से, WHO मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो WHO के मतलब डेफिनेशन के हिसाब से, है ना, हेल्दी पर्सन का होता है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली हर प्रकार से हेल्दी हो, है ना। फिजिकली मूड से मतलब जो उसका बॉडी है सभी होना चाहिए फिजिकली, है ना। और उसका बिहेवियर मतलब आदमी से दूसरे से बोल चाल का भाषा सही होना चाहिए, है ना। और मतलब कैसे बात करना है वो आना चाहिए, है ना। मेंटली मतलब उसका जो माइंड है उसमें कोई मतलब स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना। और बिहेवियरल मतलब दूसरे के साथ बातचीत करना, ये सभी प्रकार से अगर कोई हेल्दी है तो उसको बोलेंगे एक प्रकार से हेल्दी, पूरा ऑल ओवर हेल्दी है ऐसे करके, है ना। ये WHO के द्वारा बताया गया, है ना। तो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से, है ना, कोई पर्सन कैसे हेल्दी होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब के बारे में हम लोग आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। और मैं मतलब इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी आता है। तो इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल को क्यों मतलब एक मेजर रोल दिया गया है, इसका कारण है कि जो इंडिया है ना, आफ्टर मतलब जब उसको आज़ादी मिला, इंडिया को अपना जो आज़ादी मिला उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो एक मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक रूप में क्या किया है, वो ग्रोथ किया है पॉपुलेशन, है ना। अगर आप डाटा देखेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, सन 2000 में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो 6 मिलियन था, 6 बिलियन था, है ना। 6 बिलियन था पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का। और उसी समय केवल इंडिया का पूरा पॉपुलेशन था 1 बिलियन। मतलब कि पूरा 6 प्रकार मतलब इंडिया जो है उसका मतलब पूरे 6 मतलब कोई आदमी है, 6 आदमी से 1 आदमी क्या है, इंडियन था। इतना आप मतलब सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। 6 बिलियन में से 1 बिलियन इंडिया का है पॉपुलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कब कंट्रोल क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं, है ना, खाने के रिसोर्सेस, पीने के रिसोर्सेस, मतलब एजुकेशन रिसोर्सेस, है ना, और जो रोड रिसोर्सेस हैं, जितने भी प्रकार के रिसोर्सेस हैं वो मतलब कि एक प्रकार से उसको मैनेज करने के लिए पॉपुलेशन को थोड़ा कम होना चाहिए। तब कम होगा पॉपुलेशन तो क्या होगा, रिसोर्सेज सभी के लिए अवेलेबल होगा, पॉवर्टी नहीं रहेगी। तो ये मतलब कि इसीलिए जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल था उसमें मेन फोकस भी किया गया था। अभी भी आप लोग सुने होंगे कि मतलब कई स्लोगन्स जो हैं, हम दो हमारे दो करके, है ना। तो ये जो स्लोगन्स हैं वो उस समय मतलब प्रभावी थे, है ना। प्रभावी एक प्रकार से स्लोगन दिया गया था कि ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि जो छोटा परिवार है सुखी परिवार ऐसा करके ही बोला जाता है, तो ताकि जो पॉपुलेशन हो वो कम हो, है ना। तो अब उसके बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है और अपने को देखना है। इंट्रोडक्शन तो ऐसे बता दिया। फिर एमिनोसिंथेसिस एक प्रकार से बताता हूँ कि जो पहले ज़माने में क्या करते थे, मतलब अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन क्या करते थे पहले की जो बच्ची होते मतलब जो बच्चा पैदा हुआ तो उसमें मेल है और फीमेल उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जो फीमेल अगर रहता था तो उसको क्या कर देते थे, मार देते थे कोख में ही। तो एमिनोसिंथेसिस क्या होता था, एक प्रकार से ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सेक्स ऑफ द फीटस। मतलब अगर जो बच्चा है वो फीटल स्टेज पे है ना, फीटल स्टेज मतलब कि मतलब वो कोख में है, तब क्या करते थे जो एमिनोसिंथेसिस, तो जो क्या बोलते हैं एमनियोटिक मतलब सॉरी जो एमनियोस्टिक एक प्रकार से फ्लूइड होता है ना। तो फ्लूइड से मतलब ना सेक्स को डिटरमाइन कर लेते थे, किसका, फीटस का। तो अगर जैसे कि अगर फीमेल चाइल्ड होता था तो उसको क्या करते थे, अबॉर्शन करा देते थे। तो इसलिए जो सरकार है उसने क्या किया, जो फीमेल चाइल्ड को मतलब बढ़ावा देने के लिए ये जो एमिनोसिंथेसिस है इसको क्या कर दिया, इलीगल कर दिया, है ना। मतलब कि लीगलाइज के रूप में मतलब नहीं रखा गया और इसको क्या कर दिया, मतलब कि बैन कर दिया गया, ताकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब जो प्रोसेस होता था वो ना हो सके और जो फीमेल चाइल्ड है उसको भी बढ़ावा मिले, है ना। ये हो गया एमिनोसिंथेसिस के बारे में। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
तो जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो है ना इसका मेजर रोल है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ऐसे डिवाइसेस का उपयोग करते हैं ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो ना हो। फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ऐसा डिवाइस का यूज़ करना जो मतलब जो फर्टिलाइजेशन को रोक दे। अब इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उन दोनों का फिजिकल मेटिंग होना जरूरी है ना। तो फिजिकल मेटिंग ना हो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसके बारे में टाइप्स के बारे में बहुत सारे टाइप्स हैं। इसका मतलब ये जो चैप्टर है पूरा मेनली इसी के ऊपर डिपेंड है। इसको और नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है, वहाँ पे अगर कोइटस ना हो या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, फर्टिलाइजेशन से बचा जा सकता है। तो इसका मैं बता देता हूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? लगभग 28 से 29 दिन का होता है। तो उसमें एक जो 10th डे से 17th डे होता है ना, ये जो होता है ये बहुत क्रूशियल डे होता है। क्रूशियल डे मतलब कि आपको जैसे पता है कि जो 14th डे होता है, इस 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है ना। तो ये ओव्यूलेशन हुआ तो मतलब कि जो ओवरी था वहाँ से ओवम निकल गया है ना। तो ओवम निकल गया है मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस पीरियड में, है ना। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर बचा जा सकता है, मतलब अगर इस पीरियड पे है ना, इस पीरियड पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है ना, तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होने का जो चांस है वो कम होगा। इसीलिए जो 10th से जो 17 पीरियड है ना, इसको क्रूशियल डेट मतलब क्रूशियल बोलते हैं। और अगर इसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसको इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि एकदम कभी मतलब हो ही सकता है, ऐसे करके नहीं है, होने का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद लिखते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब लैक्टेशन मतलब क्या बोलते हैं? एक ऐसा पीरियड जहाँ पे जो मदर होती है वो बच्चे जो होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो ब्रेस्ट फीड करते हैं तो क्या होता है उस समय जो मतलब जो एक पीरियड होता है वो लगभग 6 महीने का होता है ना। इसमें मतलब कि लगभग 6 महीने तक ना जो मदर होती है उसके में मतलब कि जो मिल्क फॉर्मेशन होता है वो पीरियड में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रुक जाता है ना। तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो ओवम जो है वो प्रोड्यूस होना था वो नहीं होता। अगर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया मतलब कि रुक जाना थोड़े समय के लिए। तो लैक्टेशन के कारण रुक रहा है, क्योंकि जब लैक्टेशन पीरियड होता है लगभग 6 महीने तक का होता है, मतलब उससे ज़्यादा भी होता है लेकिन उससे ज़्यादा कम थोड़ा वैरी करता है, लेकिन 6 महीने तक मेजरली देखा गया है, मतलब मोटा मोटी 6 महीना तक का ऐसा देख लेते हैं ना। तो 6 महीना तक क्या होता है जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है, और ओव्यूलेशन नहीं होता तो क्या हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलता। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन का केस मतलब चांसेस है ये लैक्टेशनल एमनोरिया में वो भी कम होता है। तो मतलब कि पार्चुरेशन जो होता है मतलब जो चाइल्ड है उसका पार्चुरेट करने के 6 महीने तक ये मतलब कि इफिशियंट है, ऐसा करके बोल सकते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। अब उसको देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन ना हो इसलिए ऐसा डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक तो बैरियर, आईओडीज, पिल्स, इंजेक्शन, सर्जरी। आईओडी क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा मतलब कि अंदर में, है ना। यूट्राइन मतलब कि यूट्रस में, और डिवाइस मतलब कि डिवाइस इक्विपमेंट, है ना। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब कि ऐसे डिवाइस जिसको यूट्रस में अप्लाई किया जा रहा है उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, है ना। तो सबसे पर देखते हैं बैरियर। तो बैरियर मतलब क्या होता है? रोकना। बैरियर मतलब क्या होता है? बैरियर मतलब होता है रोकना। तो कैसे रोका जा सकता है ना। तो इसको रोकने का जो मतलब एक प्रकार से रोकना ही होता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं बैरियर। तो बैरियर ना बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है जो आप लोग ने बहुत लोग सुना होगा कॉन्डम्स के बारे में, है ना। तो ये जो होता है ये क्या होता है? ये मतलब रबर एक प्रकार से रबर और लेटेक्स से मिलकर बना होता है। तो फिर दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब रबर जो होता है क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है ना।
तो मतलब ये स्ट्रेचेबल होता है और थिन होता है। इससे क्या होता है कि जो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उसमें कोई मतलब बाधा नहीं आता। तो इसके जो मतलब कुछ फ़ायदे होंगे, कोई फ़ायदे होंगे तभी आदमी उसको मतलब यूज़ करेगा, है ना। तो इसका फ़ायदा सबसे पहले क्या है, ये तो ईजी यूज़ करने के लिए, है ना, ईजी है। दूसरा, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है ना, मार्केट में इजीली कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है। तीसरा, मतलब गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा भी प्लान चलाया था, अभी भी है, कि जो गवर्नमेंट मतलब जो मेडिकल्स होते हैं गवर्नमेंट वाले, वहाँ पे मतलब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्डम्स का, है ना, ताकि जो मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय मतलब इसका यूज़ किया जाए। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो डिसीज़ फैलते हैं वो बच जाता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, वो सभी मतलब इससे क्या होता है, होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा प्लान वगैरह चलाया था कि जो कॉन्डम्स वगैरह उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, है ना। तो ये कॉन्डम्स हैं, तो सबसे पहले इसका क्या क्या मतलब एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ईजिली अवेलेबल है ना। दूसरा क्या है, मतलब कि इसको खुद यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि डॉक्टर्स या फिर नर्स की ज़रूरत नहीं होती इसको मतलब अप्लाई करने के लिए, है ना, सेल्फ अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा, डिस्पोजेबल है, इसको डिस्पोज कर सकते हैं, है ना। चौथा, इसमें कोई मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई मतलब कि रुकावट नहीं आते, है ना, इसमें मतलब कि कोई अनकन्वीनियंस नहीं आता, है ना, इसका कॉन्डम्स के यूज से। तो ये कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब इसलिए इसको जो मतलब जो कॉन्डम्स वगैरह होता है उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो ये दोनों के लिए होता है, मेल्स और फीमेल्स में दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल। तो मेल होता है, इसमें क्या करता है, जो पेनिस होता है ना, इसको क्या करता है, कवर कर देता है ना। और जो फीमेल में सर्विक्स एंड वेजाइना, इसको क्या करता है, कवर कर देते हैं। इस नाम हो गया सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स। तो ये जो होते हैं ये दोनों किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के केस में, है ना। और वॉल्व्स, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि फीमेल्स में यूज़ करते हैं। मेल्स में मतलब ये भी एक प्रकार से जो सर्विक्स होता है और जो वेजाइना होता है उसके ओपनिंग को क्या करता है, कवर करके रखता है। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, एनसीईआरटी में बढ़िया तरीके से दिया है ना। तो ये हो गए क्या होते हैं, बैरियर्स। ये बैरियर क्या होते हैं, एक प्रकार से जो स्ट्रेचेबल, एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं उसको, रबर से बने होते हैं ना। उसके बाद देखते हैं एक इसके पहले का और पॉइंट था, जैसे जो है सॉरी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको पहले जैसे कि यूज़ करते थे तो उसको नेचुरल बोलते हैं, हाँ नेचुरल बैरियर बोलते हैं। तो नेचुरल बैरियर क्या होता है कि नेचुरली बिना किसी का उपयोग करे, बिना किसी डिवाइस का उपयोग किए, मतलब नेचुरली अगर कॉन्ट्रासेप्टिव हो रहा है तो उसको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर जब इजेकुलेशन होता है स्पर्म का, है ना, तो इजेकुलेशन से पहले अगर मेल पार्टनर जो है अपना जो पेनिस है उसको वेजाइना से अगर बाहर कर देता है ना, तो उसको समय क्या होगा, जो स्पर्म का जो इजेकुलेशन होना था वो नहीं हो पाता। तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव एक प्रकार से, वो भी एक प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप्स है, लेकिन इसका मतलब श्योरिटी नहीं है, किसी का श्योरिटी किसी का भी नहीं है ना, श्योरिटी किसी का भी नहीं है कुछ मतलब जो सर्जिकल है उसके बोल सकते हैं, उसका श्योर है कि सर्जिकल, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो जो है कुछ प्रकार से रुक जाता है, उसका जो मतलब परसेंटेज होता है, कुछ परसेंटेज तक की कॉन्ट्रासेप्टिव पावर होता है। तो नेचुरल में वही होता है कि अगर इजेकुलेशन के टाइम पे जो मेल पार्टनर जो होता है अपना पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लेता है, तो वो उस समय जो इजेकुलेशन होना रहता है वो नहीं हो पाता। तो ये होता है नेचुरल, या फिर उसको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। दूसरा बैरियर जो बता दिया, आईयूडीज, ये इंपॉर्टेंट है। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, है ना। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब कि यूट्रस में यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे डिवाइस होते हैं, है ना, जिसको यूज़ करते हैं। एक तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कॉपर टी सुना होगा, कॉपर 7 सुना होगा। तो ये सब क्या करते हैं, कॉपर रिलीजिंग वाले हैं, मतलब कि कॉपर को रिलीज करते हैं। अब कॉपर का है मतलब कॉपर का यूज़ क्या होता है, ऐसे करके आप सोचोगे कॉपर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो कॉपर का यूज़ क्या होता है कि जो कॉपर होता है ना, वो स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है उसको स्लो कर देता है। मतलब कि जो जिस स्पीड से मूव कर रहा था जो स्पर्म है टेल से, उसको स्लो कर देता है, और जो फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वहाँ पहुँचना था फैलोपियन ट्यूब तक, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता।
तो उसका फंक्शन होता है कॉपर मतलब जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का। तो ये अलग अलग प्रकार से होता है। एक तो सबसे पहले देखते हैं नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, और तीसरा हार्मोनल आयोडीज। तो नॉन मेडिकेटेड इसका एग्जाम्पल है, इसका है लिपेस लूप। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है ना, ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। कॉपर रिलीजिंग का जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। तो कॉपर 7 के बारे में मतलब एडवर्टाइज वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोगों ने देखा हुआ, सुना होगा। ये कॉपर 7 है ना। और तीसरा हार्मोनल के लिए क्या होता है, प्रोजेस्ट्रेट प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20। तो ये दोनों क्या है, हार्मोनल इंटरवेंट डिवाइसेस हैं, है ना, इन सभी का यूज़ करते हैं। तो ये जो लिपेस लूप है ये नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7 मल्टीलोडेड। तो इसमें जो कॉपर का मैंने हेल्प मतलब क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया कि जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है। और जो हार्मोनल है प्रोजेस्टेट LNG-20। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये प्रोजेस्ट्रेट होता है, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन होता है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, है नहीं। तो प्रोजेस्ट्रॉन इम्प्लांटेशन में भी हेल्प कर रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, मदद कर रहा है वही फिर से बाद में उसको कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो इसका मैं बताता हूँ क्या कारण है कि जो प्रोजेस्ट्रोजन है ना, इसको पिल्स के रूप में भी लेते हैं। पिल्स मतलब कि दवाई वाला यहाँ पे बताऊंगा, है ना। जो ओरली पिल्स लेते हैं ना दवाई, है ना, टेबलेट के रूप में, वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ा देता है। और एक इंजेक्शन की तरफ भी बताता है, इंजेक्शन यहाँ पे जो लिखा हूँ उसको इंजेक्शन के थ्रू भी मतलब लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो वैसे क्या करता है, और ये जो नॉन मेडिकेटेड है इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को बढ़ा देता है। तो अपने बॉडी में एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का, कोई हार्मोन का अगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो जो सिग्नल जाता है किसको, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि इस हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, उसको सिक्रीशन को रोक दो, है ना। तो वैसे होता है एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे भी। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है कि इसका प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, इसके सिक्रीशन को रोक दो करके, है ना। तो सिक्रीशन को रोक देता है हाइपोथैलेमस। अब सिक्रीशन रुक गया, ओवरी में जो ओव्यूलेशन होना था वो नहीं हो पाता, है ना। जो एस्ट्रोजन है वो और प्रोजेस्टेरॉन है, ये सभी क्या करता, मतलब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया तो जो क्या बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, जो LH है और FSH है उसका जो सिक्रीशन उसको रोक देता है। क्योंकि LH और FSH क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, वो हेल्प करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मतलब सिक्रीशन में। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है, मैं पिछले लेक्चर में बताया था। एस्ट्रोजन फॉलिकल डेवलपमेंट के समय होता है, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है। तो ये अगर जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस LH FSH का जो फंक्शन मतलब उसका जो सिक्रीशन उसको रोक देता है। अब LH FSH कम हो गया तो मतलब जो ओवम का होता है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और डेवलपमेंट नहीं होता तो ओव्यूलेशन नहीं होता। अब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो नहीं होता, और जो फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये जो पिल्स वाला है ना। तो पिल्स को भी मैंने एक साथ बता दिया कि जो एस्ट्रोजन है इसको दो प्रकार से लेते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्प्लेक्स में लेते हैं, एक दवाई आता है, और एक तो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं, दोनों टैबलेट रहता है ना। तो ये क्या कर देते हैं, उसका जो लेवल है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को बढ़ा देते हैं। हाइपोथैलेमस LH FSH का मतलब को सिक्रीशन को बंद कर देता है, उसका ओव्यूलेशन नहीं होता, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाता है। तो ये होता है पिल्स का। और ये जो हार्मोनल आयोडीज है इसका प्रिंसिपल, है ना। तो पिल्स के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें अधिकतर जो बताया अभी वही होता है, सेम मतलब मैकेनिज्म होता है। पिल्स दो प्रकार का जो होता है उसको बता देता हूँ। इसको ओरली ले लिया जाता है, मतलब ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है ना। तो पिल्स एक प्रकार तो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स वाला भी आता है और केवल प्रोजेस्टेरॉन वाला भी आता है, प्रोजेस्ट्रोजन वाला। तो ये दोनों का कॉम्प्लेक्स वाला को भी मतलब पिल्स में आता है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव है, और जो प्रोजेस्ट्रोजन है ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव है ना। तो जो प्रिंसिपल बताया उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। और एक आता है सहेली, है ना। तो ये क्या होता है, ये पिल्स है, ये भी पिल है, टैबलेट है ना। ये वीकली वन, मतलब कि इसका मतलब कंपोजिशन ऐसे बनाया गया कि वीकली एक वीक में एक तो टैबलेट लेते हैं। इसको बनाया है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, लखनऊ में, है ना। इसने बनाया है। तो ये जो सहेली है इसको भी मतलब इसका जो यूज़ है अभी के जो प्रेजेंट टाइम में है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वीकली वन होता है, इससे मतलब वीकली वन होता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट है कि रोज़ जो दवाई जो टैबलेट्स रहते हैं वो उससे बचते हैं। और दूसरी बात की जितना ज़्यादा टैबलेट लोगे तो उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा। तो इसमें थोड़ा कम अगर टैबलेट लेंगे तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी थोड़ा मिनिमाइज होगा। तो ये हो गया सहेली के बारे में। अब उसके बाद इसके बाद मैं जो बाकी पिल्स होते हैं, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन है, इन लोगों को कैसे लेते हैं, उसका टाइम कैसे होता है उसको मैं बताता हूँ। ये चलता है 21 डेज़ के लिए, 21 डेज़। जो सहेली था उसको वीकली वन लेते हैं, इसको 21 डेज़ तक कंटिन्यूस लेते हैं। और 7 डेज़ गैप रहता है, 7 डेज़ गैप। ये गैप कब रहता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जो मंथली, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसमें 7 दिन का जो मतलब पहले जो 7 दिन होता है उसको गैप देते हैं। उसके बाद लगातार 21 दिन तक क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और ये तब तक ले सकते हैं जब तक आपको मतलब कि प्रेगनेंसी को अल्टर करना है ना। तो ये फीमेल्स में होता है। तो वही है कि इसमें 21 दिन तक लगातार टैबलेट ले गए। और लेकिन सहेली में क्या है, हफ्ते में एक बार तो मतलब 3 हफ्ते में 3 लेंगे, और इसमें 21 दिन तक 21 टैबलेट लेंगे। तो इसलिए जो सहेली है उसका ज़्यादा भी यूज़ बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कम टैबलेट को मतलब यूज़ करना रहता है ना। और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट है कि 21 डेज़ तक लेते हैं। इसको पूछते नहीं है जनरली, लेकिन 21 डेज़ तक लेते हैं और 7 डेज़ का गैप रहता है। कब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस समय गैप रहते हैं। तो ये उसका कैसा टाइमिंग होता है। अब उसके बाद देखते हैं इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को जैसे कि होता है कि इंजेक्शन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है ना, एज़ कम्पेयर टू द पिल्स। जैसे कि आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे तो दर्द वर्द हो रहा है तो बोलते हैं कि इंजेक्शन लगवा लें, है ना। तो इंजेक्शन का क्या होता है, इफेक्ट मतलब समय मतलब उसका जो इफेक्टिवनेस है वो लंबा समय तक रहता है, बहुत समय तक रहता है, एज़ कम्पेयर टू द पिल्स। पिल्स का है टाइम मतलब जो एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन भी थोड़ा स्लो होता है, और जो उसका जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम तक एक्शन रहता है वो भी स्लो रहता है, मतलब थोड़ा कम होता है। लेकिन इंजेक्शन जो होता है ये इसका जो टाइम पीरियड है काम करने का वो थोड़ा लंबा होता है। तो ये इंजेक्शन में भी सेम देते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन वगैरह देते हैं। कब, जब मतलब इमरजेंसी केसेस जो है, जैसे कि रेप वाला केस आ जाता है ना, या फिर अनवांटेड मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होने के चांसेस रहते हैं, फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, है ना। तो उस समय क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन का चांस है तो 72 घंटे के अंदर, है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 72 घंटा 72 आर 72 आवर्स तक क्या होगा, अगर इसको, है ना, पिल्स को मतलब जो इंजेक्टेबल जो है प्रोजेस्ट्रोजन है, इसको अगर देते हैं तो क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन जो मतलब अगर हो रहा है, अगर मतलब सॉरी जो अगर होने का चांसेस है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में या फिर रेप केस में, तब ये जो इंजेक्शन है इसको दिया जाता है ताकि जो फर्टिलाइजेशन है ना हो। और ये मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अगर दिया जाता है तब मतलब इसको इफेक्टिवनेस रहेगा। उसके बाद अगर देंगे तो फर्टिलाइजेशन होने का जो चांसेस है वो बने रहेगा। तो ये हो जाता है इंजेक्शन के बारे में। अब उसके बाद लास्ट जो आता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो है अपना सर्जिकल मेथड। ये जो होता है ये
एक प्रकार से परमानेंट होता है ना, सर्जिकल। और सॉरी हाँ, इसमें जो बताया था आयोडिस जो था, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन मेडिकेटेड वाला होता है, नॉन मेडिकेटेड जो मतलब एग्जांपल दिया था लिपेस लूप, वो या फिर उससे मतलब जो किससे मिलकर बना होता है, या तो स्टेनलेस स्टील से बना होगा या फिर प्लास्टिक से, स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक। अगर कोई दूसरा मेटल है ना, अगर कोरोड कर जाता है, मतलब कोरोड मतलब कि कोरोजन जो हो जाता है उसमें, तो क्या करेगा वो इन्फेक्शन कर देगा। तो इन्फेक्शन ना हो करके उसमें जो लिपेस लूप अगर जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसको डालते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है, ताकि उसमें कोई एक प्रकार से रिएक्शन ना हो, है ना। ये हो जाएगा अपना आयोडीज के बारे में। और इसका एक और मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़, जैसे कि एमिनो मतलब जो वो होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस अगले बताऊंगा कि कैसे होता है, जो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाला वो सब टर्म है। तो RH जो उस समय क्या होता है, जो चाइल्ड का जो मतलब फर्स्ट चाइल्ड है और सेकंड चाइल्ड का जो गैप है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, 7-8 साल का। तो उस समय तो ये आयोडीज को यूज़ कर सकते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक रहता है ना। और एक याद रखना, स्टेनलेस स्टील से बना होता है फिर और प्लास्टिक से या फिर प्लास्टिक से। और उसका देखते हैं सर्जिकल में। सर्जिकल में क्या करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वैसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब बोर्ड्स में पूछते हैं और नीट में भी। वैसेक्टोमी पूछ दिया कि जो मेल्स के केस में होता है सर्जिकल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा वैसेक्टोमी। और जो फीमेल के केस में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जो फीमेल होता है इसमें, फीमेल होते हैं उसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब और इसमें ट्यूबेक्टोमी का ट्यूब, इससे याद रख सकते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करते हैं और टाइट करते हैं। टाइट मतलब कि उसको बांधा जाता है। और जो वैसेक्टोमी होता है इसमें ये मेल के केस में होता है, और इसमें जो वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस, इसको क्या करते हैं, कट करते हैं और टाइट करते हैं। अब कट करने का टाइट करने के लिए इंसिजन मतलब कि क्या होता है, चीरा लगाना। जैसे कि सर्जरी करते हैं तो चीरा लगाते हैं ना, तो वही होता है इंसिजन। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, एक तो स्कॉटरम के थ्रू, स्कॉटरम में इंसिजन करके लगा सकते हैं, या फिर इसको वेजाइना जो रहता है वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू, है ना। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, इंसिजन कर सकते हैं, है ना। तो ये सर्जिकल मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल के केस में, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसके बाद उसका एक जो 2 इंड है उन दोनों को क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं ना। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जो फैलोपियन ट्यूब है 2 होता है, तो दोनों को बांधना पड़ेगा, क्योंकि जो ओवम है वो दोनों ओवरी से सीक्रेट होता है ना। तो दोनों मतलब सॉरी सीक्रेट नहीं बोल सकते, उसको रिलीज होता है। तो दोनों ओवम को टाइट करना पड़ेगा। और वैसे फीमेल के केस में जो 2 जो वास्ट डिफरेंस होता है दोनों को कट करके टाइट करना पड़ेगा, तभी ये जो प्रोसेस मतलब ये जो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये काम करेगा। और इसका जो मतलब रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी मतलब कि अगर बाद में उसको लगता है कि फिर से चाइल्ड की ज़रूरत है ना, तो इसका जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। इसका जो परसेंटेज है मिनिमम हो जाता है इसका, ये इसलिए इसको परमानेंट भी बोलते हैं। रिवर्सिबिलिटी इसमें कम होता है इस केस में। तो ये हो जाता है सर्जिकल किस प्रकार से होता है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में, है ना। अब उसके बाद आते हैं अपन लोग MTP में। MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है, मेडिकल मतलब कि मेडिकली, है ना, और टर्मिनेशन मतलब कि उसको टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना, और प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी अगर हो रहा है तो उसको मेडिकली क्या करना, टर्मिनेट करना। इसको मतलब कि अभी मतलब इलीगल, एक प्रकार से इलीगल नहीं है, उसका क्राइटेरिया बनाया गया है। क्राइटेरिया तभी ये हो सकता है कि पहले क्या होता था कि अगर फीमेल चाइल्ड है ना, फीमेल चाइल्ड है तो क्या करते थे, उसको अबॉर्शन कर देते थे, है ना। लेकिन अभी सरकार ने मतलब वही ये जो गर्ल चाइल्ड है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया है, जो MTP है उसको मतलब एक कुछ क्राइटेरिया है ना। जैसे कि अगर कोई अनवांटेड मतलब सेक्स हुआ है
है ना, या फिर अगर रेप वगैरह हो गया, है ना, रेप वगैरह केस में, तो उन सब में एमटीपी को मतलब करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, जो प्रेगनेंसी होते हैं ना उसको क्या करते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं उसको, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें जो फीटस है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका डेवलपमेंट स्टेज एक मतलब पर्टिकुलर स्टेज पे ही क्या करते हैं, ये प्रोसेस वो करते हैं। तब वो स्टेज होता है अपना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट टाइम मतलब जो प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड है वो 9 महीने का होता है। तो 9 महीने को 3-3 महीने के गैप में बांटे हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें इसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है ना। इससे मतलब कि जो मदर होता है उसको भी कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन होने से जो चांसेस रहते हैं वो कॉम्प्लिकेशन होने का वो कम रहता है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जब करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर मतलब बच्चे के लिए भी तो बच्चे को तो मतलब उतना है नहीं, लेकिन जो मदर होता है उसको भी जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, डेथ वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बस यही होता है कि जो मतलब अगर जो है फीटस है वो डेवलप हो रहा है और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया है किसी कारण, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण या फिर रेप हुआ है, उस केस में इसका यूज़ मतलब इसको करते हैं। और इसका मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसमें किया जाता है, इसमें रिस्क कम रहता है, रिस्क कम रहता है ऐसे, इसका मतलब समझ आए ना। उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में करेंगे तो इसमें जो रिस्क होता है हाई हो जाता है ना। तो ये हो जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसके बाद आते हैं एसटीआई। एसटीआई क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण कोई डिसीज या कोई इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस और एचआईवी, जो आप लोग का कॉमन सुने होंगे, एचआईवी हो गया, और हेपेटाइटिस बी, है ना, और जेनिटल वर्ड्स। तो ये सभी क्या है, एक मतलब डिसीज़ हैं जो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो ये ट्रांसफ़र होता है। इसलिए वो जो मैंने पहले बताया था कि जो कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ होता है तो वो क्या करता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसको मतलब जो ट्रांसमिट होने से बचाता है। तो इसमें बताया कौन कौन से डिसीज़ है, उसको इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया। तो गोनोरिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, उसका जाएगा जेनाइटल वर्ड्स, है ना, और हर्पीस। तो ये ऐसे कुछ डिसीज़ हैं, है ना, इन्फेक्शन है ये, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शन है, ये बाद में क्या बनता है, एड्स बनता है ना। इसको हम लोग और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या है, मतलब सेक्स के थ्रू, मतलब जो सेक्स होता है उसके थ्रू क्या कहता है, ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो ये सभी जो डिसीज़ हैं इन सभी के ट्रांसफ़र होने का चांसेस रहते हैं। अब इसमें भी जो एचआईवी है और हेपेटाइटिस बी है ना, ये दोनों का जो तोड़ बोल सकते हैं इन लोग का, मतलब कि सही तरीके से, पूरे तरीके से अभी तक ठीक नहीं किया गया है ना। इसको मतलब इनका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब उसको लाइफ, आदमी का जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस डिसीज़ को टोटली ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए जो हेपेटाइटिस बी है इसका जो वैक्सीन लेते हैं वो क्या करता है, ताकि जो फर्दर अगर हो मतलब होने का जो चांसेस रहता है वो कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए ऐसे करके, है ना। तो ये जो एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी, इसका मतलब पूरी तरीके से इलाज नहीं आए हैं। बाकी जो जेनिटल वर्ड्स वगैरह, जेनिटल वर्ड्स क्या होता है कि जो जेनिटल पार्ट होता है उसमें फोड़ा वगैरह टाइप का, ऐसा टाइप का हो जाता है ना। और इसके इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन मतलब कि जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो चुका है या हो, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे आपको पता लगे कि इसमें मतलब डिसीज़ के जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि हमको फीवर होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉजिया होता है, तो ये सभी कुछ उसका सिम्टम है। वैसे इसमें भी सिम्टम्स होते हैं। इसका सबसे पहले सिम्टम्स है नॉजिया, है ना। दूसरा क्या हो जाता है इसमें, एब्डोमिनल पेन, है ना। तीसरा क्या होता है, जो फ्लूइड, मतलब जो फीमेल्स के केस में होता है उसमें जो वेजाइना होता है, वेजाइना के थ्रू एक फ्लूइड निकलता है, उसको बोलते हैं वेजाइनल फ्लूइड, है ना, एक वाइटिश फ्लूइड होता है। अगर इसमें जेनिटल मतलब अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है ना, जेनिटल पार्ट में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका जो
ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, फाउल ऑर्डर हो जाता है। फाउल ऑर्डर क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया है या वायरस उसमें इन्फेक्ट कर देता है तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, कुछ उसमें जो फिजियोलॉजिकल जो चेंज होता है वो आता है, इसके कारण उसका जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेशन हो जाता है। तीसरा का जाएगा वेजाइनल फ्लूइड, है ना। और क्या क्या तीसरा, ईचिंग इन जेनाइटल पार्ट्स। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि एसटीआई है। एसटीआई मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर कोई मतलब पार्टनर्स हैं, है ना, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं लेकिन फिर भी से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि मतलब जो कारण हो सकते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, है ना। कि कहीं बोलते हैं कि जो ये मतलब मेल है वो फर्टाइल है या फीमेल है वो इनफर्टाइल है। तो ये होता है इनफर्टिलिटी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता। तो अब ये जो इनफर्टिलिटी है वो दोनों में हो सकता है, एक तो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। तो अधिकतर जो चांस देखा गया है वो मेल में देखा गया है। मेल में अनप्रोटेक्टेड मतलब मेल में जो इनफर्टिलिटी है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो मेल में क्या क्या हो सकता है, तो पहली बात स्पर्म जो है उसका काउंट कम हो जाना, है ना, स्पर्म का काउंट है कम हो जाना। और दूसरी बात इंसेमिनेट नहीं कर पाना। इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जो फीमेल जो जेनिटल पार्ट है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इनफर्टिलिटी हो जाता है मेल के केस में। और फीमेल के केस में भी दो प्रकार से हो सकता है, एक तो एक ही मतलब जो ओवरी है वो ओवम प्रोड्यूस ना कर पाए, या फिर दूसरे बात ओवम प्रोड्यूस कर लिया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन है और उसका जो ग्रोथ है वो सही होने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो प्रोवाइड ना कर पाए। तो ये दो प्रकार से फीमेल के केस में होता है। तब इस इनफर्टिलिटी को मतलब क्या करने के लिए उससे बच तो नहीं सकते, लेकिन उसके मतलब जो ऐसे कुछ प्रोसेस हैं जिससे भी कि जो फर्टिलाइजेशन हो सकता है वो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे IVF। आप सभी ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लैब में करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इन विट्रो मतलब कि लैब में होता है ना। इसमें क्या करते हैं, जो मेल पार्टनर जो होता है उसका क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं, स्पर्म, है ना, इसको अलग मतलब दोनों को अलग अलग करते हैं, इसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता। और जो मेल से स्पर्म लेते हैं और फीमेल से ओवम, इन दोनों को लैब में फर्टिलाइज करते हैं, अब फर्टिलाइज हो गया तो इसके बाद क्या बना, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो बनता है ये क्या होता है, 2n कंडीशन में होता है, ये n में होता है, ये n है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो अब ये जाइगोट हो गया। अब जाइगोट जो होता है, अब पूरा जो बच्चा है उसको लैब में तो तैयार नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो जाइगोट होता है इसको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। अब ये ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, या तो इसको जाइगोटिक स्टेज पे ही इसको ट्रांसफ़र कर दिए, या फिर एम्ब्रियो, है ना। तो ये जाइगोटिक वाले को बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। मतलब कि जो जाइगोट है, जो जाइगोट बना है यहाँ पे लैब में उसका, या फिर 8 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियर, है ना। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ब्लास्टोमियर किस प्रकार से बनता है ना, वो अगर 8 सेल स्टेज तक है ना, 8 सेल तक है, और उसमें जैसे कि जाइगोट बनता है उसमें माइटोसिस होता है, तो उसके बाद वो ब्लास्टोमियर बनता है। तो 8 सेल ब्लास्टोमियर या फिर जाइगोट है तो उसको अपन लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिए कि कोई जाइगोट है उसको मतलब इम्प्लांटेशन करना है तो कहाँ पे करेंगे, यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, तो आपका आंसर होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब में,
है ना, या फिर पूछ दिया 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर है, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गया जिप्ट। अब देखते हैं अगर 8 सेल स्टेज से ज़्यादा हो गया, है ना, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं उसको, यूट्रस में, यूट्रस, है ना, इसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, है ना। मतलब कि अगर 8 सेल्ड स्टेज से ज़्यादा है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ जाइगोट है या फिर 8 सेल्ड और लेस देन ब्लास्टोमियर है ना, तो इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं जिप्ट, FT, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, है ना। ये नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जाइगोट है उसको कहाँ मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। और 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में, तो उसको बोलेंगे IUT मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और जिप्ट मतलब कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये हो गए किस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं गिफ्ट मतलब क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, जो गैमेट होता है ना, उसी को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। ये कब केस में होता है, अगर फीमेल जो है इनफर्टाइल है ना, तो उसमें मतलब उसमें 2 केसेस हो सकता है। इनफर्टाइल है तो मतलब उसको ओवम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। अगर फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, लेकिन उसका जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो अगर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सके, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके जो फर्टिलाइजेशन के लिए बेटर हो, मतलब सही हो, तो मतलब उसमें क्या करते हैं, जिप्ट कहते हैं गैमेट को दूसरे फीमेल से, जो डोनर फीमेल होता है उसमें से जो ओवा रहता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जो फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अगर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सके जो कि रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के लिए हॉस्पिटाइल होगा, मतलब कि सही होगा, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं गिफ्ट। ये गया हम लोग IVF देख लिया, गिफ्ट देख लिया, जिप्ट देख लिया। IUT मतलब कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जो मतलब बताया कि जो 8 सेल स्टेज से ज़्यादा हो जाता है ब्लास्टोमियर, तो उसको यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसका आता है इंसेमिनेशन। अगर मेल है ना, मेल में तो अगर मान लो जो स्पर्म है वो फॉर्म हो जा रहा है, लेकिन उसका जो इंसेमिनेशन है, मतलब कि जो स्पर्म का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पा रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए करते हैं इंसेमिनेशन। मतलब कि जो स्पर्म है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, वेजाइना पे, है ना, वेजाइना या फिर सर्विक्स पे, तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर उसको देता है ICST मतलब कहता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। इसको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, इसको एनसीईआरटी में दिया भी गया है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, है ना। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक मतलब कि वो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसके, ओवा ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, मतलब कि जो ओवम होता है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। किसके थ्रू, इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन आता है, उसके थ्रू स्पर्म को डायरेक्ट जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम के, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कुछ हो गए टर्म्स, है ना। IVF के बारे में देख लिया, है ना, जिप्ट के बारे में देख लिया, गिफ्ट के बारे में देख लिया, IUT देख लिया, इंसेमिनेशन देख लिया, उसके बाद देख लिया ICSC मतलब कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, है ना। तो ये सभी जो थे, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उसको मैंने बता दिए। और इस चैप्टर को मतलब एक छोटा चैप्टर था, तो आज के लेक्चर में ख़त्म हो गया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसको जो ज़रूरतमंद है उसको
ये जो वीडियो है उसको फॉरवर्ड कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।